आपण पाहत आहात जनता न्यूज एक्सप्रेस। नमस्कार, थैंक यू। सबसे पहले एक बहुत बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस की डेथ हुई है, तो उनके जो अनुयायी हैं उन सबको हमारी तरफ से एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो चल रहा है उस पर आज यहाँ चर्चा न केवल यहाँ हो रही है, इस देश के 57 शहरों में आज कांग्रेस के तमाम नेता इस पर चर्चा करेंगे। साथियों, सबकी अपनी एक विरासत है, हर परिवार की, हर व्यक्ति की, हर संगठन की एक विरासत है जिनसे हम लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी, इनकी विरासत मुखबिरी की है, छल कपट की है। हमारी विरासत स्वतंत्रता संग्राम की है और उस संग्राम से जो फल मिला है, जो संविधान मिला है, जो आजादी मिली है, उसको बचा के संजो के रखने अपनी अपनी विरासत है, अपनी अपनी किस्मत है। हमारी किस्मत बड़ी अच्छी है कि हमारी इतनी समृद्ध विरासत है। उस विरासत का एक जीता जागता प्रतीक नेशनल हेराल्ड अखबार है। 1940 के दशक में नेशनल हेराल्ड अखबार ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। वो इस अखबार के खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, कैसे इस अखबार को कमजोर करें। और 2025 में वही षड्यंत्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी रच रहे हैं कि कैसे आजादी के इस प्रतीक को खत्म। इतिहास को रोज बदला जा रहा है, आप देख रहे हैं। दिल्ली में 3 मूर्ति में नेहरू जी के नाम पर जो म्यूजियम था उसका नाम बदला। ये रोज नाम बदलेंगे, रोज हमारी आजादी के आंदोलन के जितने नायक थे उनको कैसे खत्म करना है, उनकी याद को कैसे खत्म करना है, ये इनकी साजिश है। हम इस साजिश को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। इसलिए आज आप सबके दरबार में, आप सबकी चौखट पे नेशनल हेराल्ड की सच्चाई ले। ये नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज, नवजीवन, हमारी 3 अखबारें, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव नहीं था, क्योंकि सिर्फ अखबार चलाना ही मकसद था, तो लगातार कई नुकसान में रहे। दिवालिये की स्थिति में आ गए, तनख्वाहें देने को पैसा नहीं था। मैं तो बहुत करीबी से इसलिए भी जानता हूं कि मेरे जो फादर इन लॉ वो एडिटर थे नेशनल हेराल्ड, और तनख्वाह नहीं मिलती थी, कई महीनों तक नहीं मिलती। तो 90 करोड़ का ऋण नेशनल हेराल्ड पर आया। कांग्रेस पार्टी 2003 से लेकर 2011 के बीच लगातार 90 करोड़ का ऋण नेशनल हेराल्ड को दिया ताकि वो तनख्वाहें दे सके, ताकि वो लोगों को जो रिटायर हो रहे हैं उनको रिटायरमेंट बेनिफिट दे सके। आप सब पत्रकार हैं, आप समझते हैं, आपके प्रोविडेंट फंड होते हैं, आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं, तनख्वाहें होती हैं। आज का जमाना तो ईएमआई का जमाना है। आप सोचिए, अगर आपको 3-4 महीने तनख्वाह न मिले, 6 महीने तनख्वाह न मिले, तो घर कैसे चलाएंगे, ईएमआई कैसे देंगे। उस दौर से नेशनल हेराल्ड को बचाना कांग्रेस पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी समझी। और ये जिम्मेदारी सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं है, संविधान का अनुच्छेद 51 ये जिम्मेदारी हम और आप सब पर डालता है कि आजादी के जितने प्रतीक हैं उनको बचाना हमारा धर्म है। कांग्रेस पार्टी ने वो धर्म निभाया। अब मैं आपको नेशनल हेराल्ड से थोड़ा दूर ले, मैं आपको रुचि सोया पे ले चलूं। रुचि सोया नुकसान में चल रही है। पतंजलि ने कैसे उसको टेक ओवर किया, जो उसका ऋण था उस ऋण को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, डेट को इक्विटी में कन्वर्ट। चलिए, ये तो प्रॉफिट वाले लोग हैं, ये लाभ हानि वाले लोग हैं, ये लाभ हानि वाली कंपनियां हैं, इनको छोड़ दीजिए। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने यंग इंडियन नाम की एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी
नॉट फॉर प्रॉफिट, जो आज सेक्शन 8 की कंपनी होती है 2013 के एक्ट के हिसाब से, और 1956 के एक्ट के हिसाब से सेक्शन 25 की कंपनी, जिसमें लाभ नहीं होता, जिसमें कोई तनख्वाहें नहीं दी जाती, कोई डायरेक्टर, कोई शेयर होल्डर, कुछ ऐसा नहीं उसको कि कोई डिविडेंड मिल जाएगा या कुछ पैसा मिल जाएगा, प्रॉपर्टी का रेंट नहीं मिल सकता, 1 रुपया यंग इंडियन को लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। यंग इंडियन ने नेशनल हेराल्ड की जो कंपनी थी, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, के सारे ऋण अपने ऊपर लिए और उस ऋण को इक्विटी में तब्दील किया, ताकि वो कंपनी सुचारू रूप से वापस से चल सके, अखबार निकल सके, मीडिया की गतिविधियां हो सके। आज वो अखबार चल रही है, लोगों को तनख्वाहें मिल रही हैं। ये सिर्फ एक सफल मॉडल है कि कैसे रिवाइव किया हमने इस आजादी के इस प्रतीक। वो कहते हैं साहब घपला हो गया, जहां 1 रुपया का ट्रांसफर नहीं हुआ हो, जहां 1 रुपया किसी को अर्जित नहीं किया हो किसी ने, और कर भी नहीं सकते, घपला क्या होगा? 6 प्रॉपर्टीज हैं नेशनल हेराल्ड, उसमें से 5 लीज होल्ड है। वो अलॉटमेंट इसी शर्त पर हुई थी कि आप इसमें सिर्फ न्यूज़पेपर चलाएंगे, मीडिया की गतिविधि करेंगे, वो बेच नहीं सकते हो। घपला कहां हो? और जो 6ठी प्रॉपर्टी है लखनऊ वाली, क्या वो बेच नहीं? वो फ्री होल्ड, क्योंकि वो अलॉटेड नहीं थी, वो खरीदी गई, अर्जित की गई। नेहरू जी ने यहां तक कहा था कि भले आनंद भवन बिक जाए, मैं नेशनल हेराल्ड बंद नहीं होने दूंगा। ये श्रद्धा थी, ये निष्ठा थी, ये कमिटमेंट थी आजादी के इस आंदोलन की माउथपीस। आप चलाइए ना 5 जननी और ऑर्गेनाइजर, और बांटिए ना देश को, जैसा आप चला रहे हैं, जैसा आप बांट रहे हैं देश, मंदिर मस्जिद के नाम पर। आप करोड़ों रुपए की विज्ञापन सरकार के 5 जननी को देते हो, ऑर्गेनाइजर को देते हो। हमने कहा क्या कि घपला है? आप अपना काम करिए, लेकिन नरेंद्र मोदी ट्रंप से जितना डरते हैं ना, उतना ही, उससे भी ज्यादा तथ्यों से डरते हैं, फैक्ट्स से डरते हैं। ये फैक्ट्स आपके सामने रखना जरूरी है। 1 साल अगर 9 अप्रैल तक चार्जशीट ये दायर नहीं करते एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो ये केस खत्म हो जाए। तो ठीक 365वें दिन इन्होंने चार्जशीट दर्ज की। हमें नहीं मालूम वो चार्जशीट में क्या, आज तक सार्वजनिक नहीं हुई, हमें नहीं मालूम, सिर्फ आप लोगों से मालूम पड़ा कि एक चार्जशीट आई। क्या है उस चार्जशीट में, हमें नहीं। अगर आपके पास इतना कोई ठोस सबूत होता तो आप 365 दिन इंतजार नहीं करते, आप तो तुरंत परेड करवा देते हमारे नेताओं। जब रुचि सोया में घपला नहीं मानते, वोडाफोन में घपला नहीं मानते, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यस बैंक को इसी तरीके से टेक ओवर करता है, वो गलत नहीं है, क्योंकि ये सब तरीका है, ये कानूनी तरीका है। डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करके किसी दिवालिया कंपनी को बचाना और उसको रिवाइव करके फिर से चलाना। ये एनसीएलटी में तमाम केसेस जो आप चल रहे हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो हमने तो एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के माध्यम से नेशनल हेराल्ड को जीवित किया, पुनर्जीवित किया, और आज चल रहे। इन्हें घबराहट किस बात? हमारा सवाल ये, आप ईडी के माध्यम से जो कर रहे हैं महाराष्ट्र के लोगों से, मुंबई के लोगों से, कुछ छिपा नहीं हुआ। यहां से थोड़ा ही दूर जहां बेचारे हमारे आपके क्या नाम है, देवेंद्र फडणवीस जी बैठते हैं, बगल में उनके एक ऐसा आदमी बैठता है उनकी कुर्सी पे नजर डालते हुए, जिसपे कुछ साल पहले 70,000 करोड़ के घपले का, घोटाले का आरोप यही ईडी और यही नरेंद्र मोदी लगाते थे। आज बैठे हैं फडणवीस जी के लेफ्ट में वित्त मंत्री, जिसको कहा कि भाई ये बिल्ली खतरनाक है, दूध पी जाती है, उसको दूध की रखवाली में बैठा दिया। तो ईडी पर तो कोई भरोसा किसी को नहीं। ईडी सिर्फ और सिर्फ एक वसूली गैंग बन गया है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। अब इस वसूली गैंग के नोटिस से तो हम डरने नहीं वाले।
आप चार्जशीट करो, अभी वर्षा ताई बता रही थी मारपीट भी होती है तो कांग्रेस के वर्कर्स के साथ। आप चार्जशीट करो, मारपीट करो, कुछ भी करो, कांग्रेसियों को आप अभी जानते नहीं। हम शांत रहते हैं, लेकिन शांत रहते रहते भी अड़े रहते, पीछे नहीं, झुकते नहीं। क्यों? क्योंकि सच हमारे साथ है, संविधान की ताकत हमारे साथ है और हमारी विरासत हमारे साथ है। इसलिए नेशनल हेराल्ड पर जब भी आपको कोई व्हाट्सएप आए या प्रधानमंत्री कार्यालय से कुछ लीक्स आए, समझ लीजिएगा कि आजादी के एक और प्रतीक पर ये हमला बोल रहे हैं। उससे कम कुछ नहीं और उससे ज्यादा कुछ नहीं। आपके सवाल। जिस तरीके से चुनाव के दौरान जब भाजपा से हम सवाल पूछते थे, चुनाव आयोग भाजपा की रक्षा करने आया। अब राहुल गांधी चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं, रक्षा में कौन आया? भाजपा। ये रिश्ता क्या है? क्यों देवेंद्र फडणवीस को स्टेटमेंट देना पड़ रहा है? और हमें एक बात बताइए कि 5:30 बजे के बाद 5 बजे के बाद 10%, 12% वोटिंग क्या संभव है? इज इट ह्यूमनली पॉसिबल? 10-12 लाख लोग 1 घंटे में वोट दे रहे हैं, संभव है? तो अगर हम सवाल पूछ रहे हैं, अगर हम वोटर्स लिस्ट मांग रहे हैं, तो क्या अपराध कर दिया हमने? दीजिए ना, नहीं हमारा हक है भाई, और आपका कर्तव्य है हमें देना। क्यों नहीं दे रहे? एक बिल्डिंग में 7,000 वोट है, सारे मध्य प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट से हैं। क्या ये गलत सवाल है? लोकतंत्र में सवाल सबसे बड़ा हथियार होता है विपक्ष का और मीडिया के हाथ में, और आप जवाब नहीं दें, उल्टा सवाल पूछने वाले को देशद्रोही कहें, तो आपसे बड़ा देशद्रोही और कौन हो सकता है? मैं नरेंद्र मोदी को कह रहा हूं, मैं देवेंद्र फडणवीस को कह रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी को बोल रहा हूं, दीजिए ना जवाब। और अगर चुनाव आयोग पर आपका पहरा नहीं है, आपने उनकी लीश अपने हाथ में नहीं ले रखी है, उनको जवाब देने दीजिए। वोटर्स लिस्ट हमें देने दीजिए, हम तो वोटर्स लिस्ट मांग रहे हैं, पिछले 8 महीने से मांग रहे हैं, क्यों नहीं मिल रही हमें वोटर्स लिस्ट? जो मुंबई की घटना हुई वो सिर्फ मुंबई की नहीं है, विश्व भर से लोग हैरान हैं। ना केवल जैन समुदाय का इधर मुंबई में हुआ, इससे पहले जैन समुदाय का गिरनार का आपको मालूम है क्या हुआ? उससे पहले और भी कई जगह जैन समुदाय पर जो अत्याचार इस सरकार के दौरान हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी वो केंद्र में हो या अलग अलग राज्यों में हो, तो छिपा नहीं। कल ईसाइयों का एक त्योहार था, ईस्टर। ईस्टर संडे के दिन अहमदाबाद के पास एक चर्च में हुड़दंगी गुजरे। अरे साहब, उनका त्योहार है, उनकी चर्च में मनाने दीजिए उनको। आप हमारे, मैं हिंदू हूं, मेरे त्योहार के वक्त जाते हैं मस्जिदों के बाहर नाच रहे हैं, क्यों नाच रहे हो साहब? मेरा त्योहार है, मनाने दीजिए, मैं भी मनाता हूं, सब मनाते हैं। हनुमान जयंती हो, रामनवमी हो, हम मनाते हैं, लेकिन किसी और के पूजा घर के बाहर नाचकर थोड़े मनाएंगे। और किसी और का त्योहार हो तो उसके पूजा घर में घुस के हुड़दंग मचाते। हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हो या हिंदू धर्म को बदनाम करने का ठेका ले रखा है? मेरे धर्म को आप बदनाम करने वाले कौन होते? मुसलमान, जैन, ईसाई, सिख। किसानों ने आंदोलन किया, हमारे भाई बैठे हैं चरण सापरा जी, ज्यादा सिख थे उसमें। अरे साहब, ये तो खालिस्तानी, ये देशद्रोही है। आपने पूछा ना देशद्रोही, ये शब्द इनका बड़ा प्रिय शब्द। तो कोई भी कौम इनको पसंद नहीं, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जैन हो, सिख हो, बौद्ध हो, सबके खिलाफ षड्यंत्र रचना, सबके पूजा घरों में जाकर अपमान करना, ये न मेरा संविधान अनुमति देता है, न मेरा धर्म अनुमति। इलेक्टोरल बॉन्ड पे जितना ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने बोला, मुझे नहीं लगता किसी और ने बोला हो, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन इनकी अनुमति के बगैर हमें एक लिस्ट नहीं दे पाती, ऐसे में सिर्फ बोल ही सकते हैं, संसद में भी बोले, बाहर भी बोले, लगातार बोल रहे हैं, वक्त आने दीजिए, जांच भी होगी। और
नरेंद्र मोदी और अमित शाह हार से क्यों डरते हैं? इसीलिए डरते हैं, इन्हें मालूम है ये एक दिन भी हारने के बाद जेल से बाहर नहीं रह सकते। ये इलेक्टोरल बॉन्ड हो, पीएम केयर फंड हो, जितने तमाम पोर्ट, एयरपोर्ट, खदान, पावर, डिफेंस जो इन्होंने किया है वो सबके सामने आएगा, लाया जाएगा। हम 300 पार जब आप हो गए थे तब नहीं डरे आपसे, तो अब आप 240 पे हो। पिछले 11 साल से कोई एक ऐसा मुद्दा बताइए जो इन्होंने उठाया हो जिससे देश को जोड़ सके। सिर्फ और सिर्फ विवाद, सिर्फ और सिर्फ झगड़ा, सिर्फ और सिर्फ लड़ाई। समाज में कैसे वैमनस्य पैदा हो, कैसे मैं सिखों के खिलाफ हूं या ईसाइयों के खिलाफ हूं या मुसलमानों के खिलाफ हूं, या इस तरह से देश चलता है। ये 3.0 नहीं है, अब ये 0 है और 0 पे जाने वाला है। क्या आप यूसीसी को डिवाइडिंग बिल मानते हैं? अरे साहब, आप बिना चर्चा के, आपको मैं उदाहरण दे, किसानों के लिए साहब 3 कानून ले, बोले इनका भला करो। किसानों ने कहा भाई हमसे पूछ तो लेते कि हमारा भला हम चाहते भी हैं आपसे, किस माध्यम से या नहीं। अग्निवीर ले आए, बोले जवानों का भला करो, पूछ तो लेते। बिना चर्चा, बिना पूछे, बिना कुछ किए वक्फ कानून, वक्फ बोर्ड का आया अमेंडमेंट, बोले साहब भला करना है। किसका भला करना है? जिसका भला करना है उससे तो पूछ लो भाई। तो ये सिर्फ और सिर्फ समाज को कैसे बांटना है, आपके और मेरे ध्यान को कैसे बटाना है, महंगाई से, बेरोजगारी से, महिला सुरक्षा से, जो हालत है देश, जो बॉर्डर्स पे हालत है देश, उन सब से हमारा ध्यान कैसे हटाना। ये एक कार्यक्रम पिछले 10 साल से आ रहा है, हर महीने आता है, सुना मन की बात। ये नरेंद्र मोदी के मन की बात। उस पार्टी में बिना नरेंद्र मोदी की अनुमति के कोई सांसद, कशाताई सांसद है, ये जानती है सबको, निशिकांत को भी सबको, कोई सांसद एक शब्द भी निकाल नहीं सकता। हम तो ये मानते हैं, चलो मान लेते हैं कि निशिकांत ने अपनी तरफ से बोला, तो प्रधानमंत्री जी आप बहुत कमजोर हो चुके हो, अब आपकी पकड़ जो है पार्टी और सरकार पे खत्म हो। सांसद खुद बोलने लग गए नरेंद्र मोदी को तो इस्तीफा ही दे देना चाहिए इसी दुख में कि साहब मेरा कंट्रोल खत्म हो गया। ये बोल रहे थे ना मोहन, कंट्रोल करते हैं, अपने सांसदों को नहीं कंट्रोल कर पा रहे आप, चले हमारी पार्टी के नेता कंट्रोल करने। जर आणि तर काय आता आम्ही देऊ शकत नाही, काय जर झालं आणि तर आम्ही काय करणार। प्रथमतः असं आहे की या सगळ्या चर्चा आम्ही सुद्धा ऐकतोय, पण पुढे काय होणार आहे बघू। काँग्रेस पक्ष हा स्वतः मजबूतीने लढण्याचा जे आहे सातत्याने आपण मानता की आपली भूमिका मांडत असतो आणि त्या ठिकाणी काम करतो। मला या ठिकाणी सांगायला पाहिजे की मी पवन खेडे साहेबांची पूर्ण आता प्रेस कॉन्फरन्स ऐकली आणि ज्या तऱ्हेने त्यांनी या ठिकाणी सांगितलं, कारण तुम्हालाही माहिती आहे की नॅशनल हेल्थ संदर्भामध्ये जे मोर्चे निघाले किंवा जे आंदोलन झालं त्यावेळेला जी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार, जे डबल इंजिन सरकार आहे, त्याची जी भूमिका होती ती फार मोठ्या प्रमाणामध्ये त्रुटीची भूमिका होती। त्यांनी ज्या तऱ्हेने आमच्या आंदोलनाच्या वेळी आम्हाला त्या ठिकाणी आमचं मानप करण्याचं काम झालं आणि परवा जे युथ काँग्रेसचं आंदोलन झालं त्याच्यानंतर अजून सुद्धा त्यांना जे आहे ते अजून पीसी मध्ये त्या ठिकाणी ठेवण्याचं काम झालं, हे बरोबर नाही। आणि ज्या तऱ्हेने त्यांनी आम्हाला मॅन हँडलिंग केलं त्यावेळेला त्याचा या ठिकाणी मी निषेध करू इच्छिते। मी असेल किंवा हिना असेल यांच्या आमच्या त्यावेळेच्या आंदोलनामध्ये त्यावेळेला कपडे सुद्धा त्या ठिकाणी फाटले। अशा तऱ्हेने शांततापूर्ण निघालेल्या आंदोलनाला त्या ठिकाणी पट्टा लावण्याचं काम डबल इंजिन सरकारने केलं, हे मला या ठिकाणी सांगायला पाहिजे। मोठ्या प्रमाणामध्ये जे आहे ते सातत्याने सत्तेचा वापर केला जातो। आता मला माहिती आहे की एक जण जाऊन सकाळी भेटतो राज ठाकरे साहेबांना, दुसरा जण जाऊन संध्याकाळी राज ठाकरे साहेबांना भेटतो आणि दोघांच्या भूमिका ऐकून तिसरी भूमिका ते जाहीर करतात। त्यामुळे त्यांच्या भूमिकेबद्दल मी कधीच टिप्पणी करत नाही, कारण त्यांची भूमिका काय असते याबद्दल महाराष्ट्र सुद्धा नेहमी सम्राट असतो। कधी सांगणार आम्ही बीजेपीच्या विरोधात उमेदवार उभा करणार नाही, कधी सांगतात आम्ही बीजेपीच्या विरुद्ध सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये सगळ्या संपूर्ण इलेक्शन लढणार, नंतर सांगतात की आम्ही इलेक्शन लढणार नाही। त्यामुळे त्यांच्याबद्दल न बोललेलं बरं। त्यांची सकाळी आणि संध्याकाळची भूमिका बदलत असते। सकाळी एका नेत्याला भेटल्यावर वेगळी भूमिका असते, संध्याकाळी एका नेत्याला भेटल्यानंतर दुसरी भूमिका असते। त्यामुळे त्यांच्याबद्दल न बोलता आम्ही इंडिया अलायन्सच्या माध्यमातून आता खरं 3 वाजता सुद्धा एक प्रेस कॉन्फरन्स आहे, तुम्हाला माहिती आहे, जी आता थोड्या वेळात करणार प्रेस क्लब मध्ये, ज्याच्यामध्ये उद्याच्या आंदोलन संदर्भात आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेणार। पण तुम्ही बघापासून एक मुद्दा साहेबांना मांडला की मराठी आणि हिंदी भाषेच्या संदर्भात। मैं आता मराठी बोलू का हिंदी मध्ये? पहिल्यांदा मला सांगायचं
महाराष्ट्रात राजकारण महाराष्ट्रामध्ये पहिलं सुरू झालं ओबीसी वर्सेस मराठा, धनगर वर्सेस आदिवासी. पहिलं राजकारण सुरू झालं जातीचं, मग राजकारण आलं धर्माचं. औरंगजेबापासून सगळ्यांच्या बायकांना माहिती आहे की इतिहासाला कबरीच्या बाबतीमध्ये चर्चा झाली. हिंदू मुस्लिम त्या ठिकाणी सुरू झालं. नागपूरमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यावेळेला दंगल झाली, कर्फ्यू लागला आणि त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये कोणी धर्मामध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. आता नवीन वाद सुरू आहे. काही ठिकाणी बघते मराठी वर्सेस गुजरातीचा वाद आहे, बरोबर आहे ना. भैयाजी जोशीने सांगितलं की घाटकोपर जे आहे ते गुजराती असलं पाहिजे, बोललं गेलं पाहिजे. आता नवीन वाद काढलाय शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून की हिंदी की मराठी. आणि मराठी तर आपली अभिजात भाषा आहे, मराठीबद्दल आपल्या सगळ्यांना अभिमान आहे आणि मराठी भाषा अभिजात व्हावी हे केंद्र सरकारला आम्ही त्यावेळेला संसदेमध्ये मागणी केली आणि त्याच्यानंतर त्यांनी जाहीर केलं. आता हिंदी का मराठी ह्याच्या वादामध्ये आता नवीन वाद त्या ठिकाणी पेटवण्याचं काम राज्य सरकारच्या वतीने झालं. ते आजच मुख्यमंत्र्यांचं स्टेटमेंट ऐकलं. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की ही भाषा आम्ही सक्तीची केलेली नाही. त्या ठिकाणी कुठली दुसरी भाषा घेता येईल का या संदर्भामध्ये सुद्धा होऊ शकतं. पण तुम्हाला इंग्रजीचं एवढं प्रेम का, इंग्रजी लँग्वेज मी त्यांचं मी पूर्ण प्रीती वाचली बातमी. पण मला त्यांना एक गोष्ट सांगायची आहे की महाराष्ट्रामध्ये राहत असताना, मराठीला अभिजात दर्जा दिलेला असताना आणि मराठी आमची अस्मिता असताना, मराठीचं ज्या वेळेला तुम्ही त्या ठिकाणी तिला तुझा भाव देता किंवा तिला कमी लेखण्याचं काम होतं, तर मधल्या काळामध्ये तुम्हाला माहिती आहे की उत्तर भारतीयाचे आणि मुंबईचे काही मराठी माणसाचे खंडन झालं होतं आणि ते त्यांच्याच पक्षाचे होते. दुर्दैवाने हा नवीन वाद आता सुरू करण्याची सुरुवात केलेली आहे. मुळात त्याचा प्रॉब्लेम काय, त्यांना महागाई, बेरोजगारी, लाडकी बहीण, त्याच्यावर महाराष्ट्रामध्ये वाढलेल्या महिलांवरचे अत्याचार, त्या ठिकाणी वाढलेल्या दंगल या कुठल्याच विषयाला उत्तर द्यायचं नाही. सातत्याने हे विषय निर्माण करायचे आणि या विषयावरती चर्चा करायच्या. कधी जातीचा विषय, कधी धर्माचा विषय, आता नव्याने आलेला भाषेचा विषय. हे मी सातत्याने राजकारण बघते. त्यामुळे महाराष्ट्रातले मूलभूत जे प्रश्न आहेत, आज मुलांचे स्कॉलरशिपचे प्रश्न आहे की मिळत नाहीये, आज सामाजिक न्याय विभागाचे डायव्हर्शन चाललेले आहे, आज प्रमोशन म्हणजे लोकांना भरती होत नाहीये, मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रायव्हेटायझेशन चाललंय, पब्लिक सगळ्या सेक्टरला बंद करण्याचं काम चाललंय. मुंबई महानगरपालिकेचा भ्रष्टाचाराबद्दल मी किती बोलू न बोललेलं बरं. म्हणजे मिठी रिव्हरच्या पण आता मला वाटतं मिठी रिव्हरचा कहा निकालने के लिए भी अदानी आने वाले और डंपिंग ग्राउंड का पैसा देवड़ा का उठाने के लिए भी अदानी आने वाले. तो आप समझ सकते हो की आम्हाला कहा जा रहा है मुंबई महानगरपालिका. तर मुंबई महानगरपालिकेच्या भ्रष्टाचाराबद्दल आणि ते कोणाच्या हातात आहे. आता मगाशी भाऊनी प्रश्न विचारला की पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिराचा कोणाच्या हातात आहे. कोणाच्या हातात मुंबई महानगरपालिका सध्या चाललेली आहे. मुंबई महानगरपालिकेला कोण चालवतंय, डबल इंजिन सरकार चालवते, हे सगळ्यांना माहिती आहे. 3 वर्षापासून निवडणुका नाही, लोकप्रतिनिधी त्या ठिकाणी नाही आणि त्यामुळे ज्या तऱ्हेने ते आदेश तोडलं गेलं, पूर्व नियोजित होतं. सकाळी 8 वाजता बीएमसीचे अधिकारी, 150-200 पोलीस अधिकारी, जीसीबी, मोठे त्या ठिकाणी अवजार आणून त्या ठिकाणी ते अर्धा तासामध्ये तोडण्याचं काम झालं. आम्ही त्या ठिकाणी गेलो, 2दा गेलो, आज पण आम्ही जाणार आहे आणि आमचं म्हणणंच ते की जे मंदिर आहे ते मंदिर त्या ठिकाणी बनलं गेलं पाहिजे. आणि त्यासाठी मी काल पण सांगितलं, त्याच्या आदल्या दिवशी पण सांगितलं की खासदार निधीमधून फंड द्यायला पण मी तयार आहे. माझी अपेक्षा ही आहे की आज ज्या प्रमाणामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये राजकारण चालू आहे, ज्याला कधी जातीचा, कधी धर्माचा, कधी भाषेचं स्वरूप दिलं जातं, पण मूलभूत महाराष्ट्राचे जे प्रश्न आहेत याला कुठे ना कुठे बगल देण्याचं काम सातत्याने होत चाललेलं आहे. खरं तर मला कळतच नाही की शालेय शिक्षण मंत्री का बोलत नाहीये. म्हणजे मी दादाजी विषयीचं कुठं स्टेटमेंट ऐकत नाही. जे स्टेटमेंट मी ऐकते त्यांच्या पक्षाच्या वतीने संजय शिरसाटांची बोलणं ऐकते किंवा आता आज मी मुख्यमंत्र्यांचं बोलणं ऐकते. त्यामुळे शालेय शिक्षण विभागामध्ये जे मधल्या काळामध्ये दीपक केसरकर सावती असतील किंवा हे असतील, हे निर्णय घेत असताना कुठल्याही तऱ्हेचा गृहपाठ केला जात नाही, कुठल्याही तऱ्हेच्या चर्चा केल्या जात नाही आणि अशा तऱ्हेने निर्णय लादले जातात आणि मग त्याच्यावरती अशा तऱ्हेच्या प्रतिक्रिया येतात. खरं तर या सातत्याने हे विषय जे असतात ना, हे विषय ज्यांना काढायचं त्यांना पण सांगू शकतो, दोन्हीकडे त्यांचं सरकार आहे. पण या माध्यमातून मूलभूत प्रश्नांना बघत द्यायची, काही लोकांना एक अजेंडे दिलेले आहेत, ते सातत्याने हे अजेंडे करतात. महाराष्ट्रात पण कोणाला हे अजेंडे दिलेत, नंतर मधल्या काळात दम दिल्या वाटतं, आता शांत दिसतात सध्या काही मंडळी. पण या माध्यमातून जे वातावरण कलुषित करण्याचा प्रयत्न चाललाय, माझं फक्त एवढंच म्हणणं आहे की मुंबईला किंवा महाराष्ट्रामध्ये आज तुम्ही बघायला शालेय शिक्षण विषयाचा आपण उल्लेख करतोय, त्याच्या शाळा सुद्धा आता अदानीला चालल्या. हो, चंद्रपूरची शाळा दिली ना अदानीला. मुळात अदानींना एक जमीन दिली जाते, अदानींना एक त्या ठिकाणी मोठे प्रोजेक्ट दिले जातात, त्यांना शाळा दिली जाते, प्रोत्साहन दिलं जातं. सगळ्या विषयांना बगल द्यायची. आज विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप मिळत नाही, त्या सगळ्या विषयांना बगल द्यायची. लाडक्या बहिणींना पैसे जात नाही, त्यांच्यासाठी क्रायटेरिया बदलण्यात
सामाजिक आणि आदिवासी विभागाचे कसं डायव्हर्ट करायचं त्या विषयाला बघत द्यायची आणि आपण वेगळ्या विषयावर चर्चा करायची ही भाजपाचा सातत्याने अजेंडा असतो आणि महाराष्ट्रातली जनता इतकी सूज्ञ आहे त्याच्यावरती मला वाटतं. अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक प्रजासत्ताक जनता.